हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। मैं आपका सबका आपके अपने फिजिक्स के चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सेकंड पेपर का सबसे अच्छा चैप्टर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके बाद का जो चैप्टर है जिसे एसी करंट्स कहा जाता है, इन दो चैप्टर्स में से ही एग्जाम में आते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिखाने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ज़्यादा इसमें जो कुछ भी कंसेप्ट है वो सब कहते हैं कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं, थोड़े से समझने के लिए हार्ड कंसेप्ट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ जाएगा। तो हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, तो हेडफोन डाल लीजिए और लिखने के लिए तैयार होते जाइए और पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए और फिर मैं जो लिखा रहा हूं उसे सबको लिखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फिर मैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताऊंगा और उसके बाद में हम लेंज लॉ पे डिस्कस करेंगे। यानी पहला फर्स्ट सेक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लॉज, उस पे हम डिस्कस करने की आज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक खड़ा होता है कि डायग्राम कौन सी है और चैप्टर का मतलब क्या है, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसी से शुरू करते हैं दोस्तों। मैं दो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आपको क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग भी बताऊंगा और फिर हम फैराडे के लॉ के तरफ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे और बने रहिए। तो देखिए बेटा, हम सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। समझ लीजिए हमारे पास एक वायर है और जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब इधर आप ध्यान मत दीजिए, जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हमने कहा था इस करंट के अपोजिटली डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक फील्ड क्रिएट होगी, जिस फील्ड को हम कौन सी फील्ड कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यानी यहां पे हो क्या रहा था कि करंट के वजह से हमारे पास क्या क्रिएट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी, कि करंट वॉज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट पहले चल रहा था और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। तो इसे कहा गया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या कहा गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे अलग प्रोसेस है। देखिए यहां पे क्या हो रहा था, देखिए करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप इस डायग्राम की तरफ देखिए। ये डायग्राम फैराडे ने बनाई थी। ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं आती है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहा गया था फैराडे का मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। यानी आप देखिए, कॉइल है, कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने की कोई चांसेस नहीं है। इस कॉइल में बैटरी ही नहीं है तो करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर है तो इस कॉइल के आसपास, एक मिनट, इस कॉइल के आसपास इस पर्टिकुलर मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं, यानी मैग्नेट को हिलाते हैं, तो इस कॉइल के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी, यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, यानी अभी इस कॉइल में करंट नहीं है और अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर जैसे करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। वर्ड देखिए, इंड्यूस्ड करंट, कि करंट का क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। प्रोडक्शन भी हुआ है लेकिन इंड्यूस हुआ है, करंट अपने आप तैयार हो गया है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन मिलती है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ यानी क्या बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज, यानी जो करंट प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड
current due to change in magnetic flux with respect to time is electromagnetic induction. That is called as electromagnetic induction. यानी जब जब, यानी देखिए अब एक और कॉइल एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, एक कॉइल बनाते हैं यहाँ पे, समझ लीजिए एक कॉइल हमारे पास है, इस कॉइल को बैटरी कनेक्टेड है, ओके, एक कॉइल दूसरी ले लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं डायग्राम बहुत ही कैजुअल बना रहा हूं, ये हमें एग्जाम में निकालनी नहीं होती है। ये कॉइल एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए इस कॉइल में इस कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव का टर्मिनल की वगैरह सब प्रेजेंट है। इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, दिस इज द करंट, और इसमें करंट नहीं है। अब इसमें करंट है, इसमें करंट नहीं है, तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी फ्लो हो रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इस कॉइल में भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसे कहा गया द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। ये करंट प्रॉपर करंट है क्या? नहीं है, तो इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट कहा जाता है? इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। इंड्यूस्ड करंट यानी क्या? कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के हिसाब से प्रोड्यूस हुआ है। यानी मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं, ये मैग्नेट कॉइल हो गया, कॉइल हो गया, आपको बहुत आसानी से एक बार बता देता हूं। समझ लीजिए ये एक कॉइल है, ये हमारा पेन है, एक कॉइल है। इस कॉइल के बाजू में हमने, इस कॉइल के आसपास अब कुछ भी नहीं है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और इंड्यूस नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेट इसके पास लाता हूं, ये मैग्नेट है। मैग्नेट अगर इसके पास आ गया तो इस मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर कंडक्टर विल चेंज। और ये अगर मैं चेंज करते गया, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते गया, यानी मैं क्या करते गया? डी फाई अपॉन डी टी करते गया। डी फाई क्या होता है दोस्तों? फाई होती है फ्लक्स। फ्लक्स कौन सी? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। तो फाई होता है फ्लक्स। तो अगर मैं डी फाई अपॉन डी टी करते गया तो डी फाई अपॉन डी टी की वजह से क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ यानी ई एंड करंट यानी आई क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका मतलब होता है वोल्टेज। आ गया समझ में आपको? तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, बस इतनी ही प्रोसेस है। बस यहां पे एक समझना है कि जहां जहां डी फाई अपॉन डी टी होने वाला है, यानी जहां जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां वहां आपके पास क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अगर इतना भी आपको समझ में आ गया तो आपको चैप्टर पे पूरी कमांड आ जाएगी दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फैराडे ने इसके ही बेस पे दो लॉज बनाए थे और उसे कहा गया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार उनको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं जो बोर्ड पे लिखने वाला हूं वो आपको एग्जाम में लिखना है और उसे फेयर लिखना है आपको, ये याद रखिए। इसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं सेकंड लॉ का भी एक्सप्लेनेशन इसके नीचे लिखने वाला हूं, ये बोर्ड खत्म करके, और बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दी थी, उसी का उन्होंने फर्स्ट लॉ बनाया था। क्या बनाया था? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे डी फाई के तौर पर भी इंडिकेट कर सकते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। कि जब जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, किसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी? जो कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, कॉइल के साथ रहने वाली और कॉइल के आसपास की जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब ईएमएफ अंदर इंड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमने प्रोड्यूस नहीं कहा है, क्योंकि ये इंडक्शन है। ओके, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। अब ये लॉ, इस लॉ को कहा जाता है क्वालिटेटिव लॉ, एज इट इंडिकेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि कब प्रोड्यूस होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, उसके सिवा ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता। दूसरा लॉ, सेकंड लॉ क्या कहा जाता है? सेकंड लॉ कहा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी ई। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी प्रॉपरली अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाय डी टी। यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करेंगे, अब डी टी क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज एवरी टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हुआ रहेगा। और उल्टा भी लिख सकते हैं इसे कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और क्या इंड्यूस हो सकता है, हम तो कर ही नहीं रहे, इंड्यूस हो ही रहा है, तो उतना ही क्या इंड्यूस हो रहा है, उतना ही इंड्यूस हो रहा है हमारे पास क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस लॉ को कहा जाता है क्वांटिटेटिव लॉ, इस लॉ को कहा गया है क्वालिटेटिव लॉ। फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव लॉ, सेकंड लॉ इज क्वांटिटेटिव लॉ। लेकिन सेकंड लॉ खत्म नहीं हुआ है, सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन भी बनता है। इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, और इनके साइंस भी अपोजिट होते हैं, तो उसके बारे में भी लेंज लॉ हमारे पास एक मिलता है। तो फैराडे ने जो लेंज लॉ बताने की कोशिश की थी वो इसके आगे का, यानी फैराडे के लॉ के आगे का एक लॉ बनता है, उसे कहा जाता है लेंज लॉ। तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए। तो पहले बार फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या है, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced inside the coil. सेकंड लॉ कहा गया था, the magnitude of induced EMF it is directly proportional to rate of change of magnetic flux through the coil. It is quantitative law. अब देखिए इसके आगे हम लिख सकते हैं, अब मैं ये पूछता हूं बेटा, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप साथ में रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए बेटा, और बहुत सारे लोगों तक अपना चैनल पहुंचाइए ताकि हम सबको पढ़ा सके। अब देखिए आपने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एसोसिएटेड विद कॉइल ईएमएफ विल इंड्यूस। अब सेकंड लॉ ने क्या कहा था, सेकंड लॉ फैराडे का था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन dt, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू k डी फाई अपॉन dt, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर k इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारे पास के अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स फाई और ई का सेम होगा तो के की वैल्यू नियर अबाउट 1 ही होगी, तो उसको हम कैलकुलेट में नहीं लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। अगर इसे प्रॉपरली लिखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पकड़ी है, मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर किया है, तो E इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। अदरवाइज फॉर्मूला होता है, अदरवाइज का हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन हमें दी थी लेंज लॉ ने। अब माइनस साइन कैसे दी थी, तो उसे भी आपको क्या होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि हम एक बार लेंज लॉ को भी लिख लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, लेंज लॉ एक सीधा सीधा एक्सटेंशन था फैराडे के दो लॉज का। फैराडे ने लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ विल इंड्यूस। सेकंड लॉ क्या दिया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय dt। अब देखिए E एंड डी फाई बाय dt का लेंज ने क्या कर दिया था, लेंज ने उन दोनों के बारे में डायरेक्शन की बात की थी कि देखिए मैं बिल्कुल पॉज नहीं करूंगा, हम डायरेक्शन इसके साथ ही लिखेंगे। उसने कहा था द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, देखिए द डायरेक्शन, मेरे साथ ही लिखना है आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट कहेंगे ईएमएफ कहेंगे सेम ही बात है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच दैट it opposes the direction of a change in magnetic flux of circuit कहेंगे। क्यों सर्किट क्या कहा, क्योंकि हमने यहां पे सर्किट लिखा, कॉइल लिखा होता तो हम भी वहां पे भी क्या लिखेंगे, कॉइल लिखेंगे। अब अगर एक्सप्लेनेशन में देना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी टी। निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। अब आप कहेंगे सर इसमें करंट नहीं है, बेटा करंट है,
ईएमएफ का मतलब ही होता है कि जो क्वांटिटी करंट को इंड्यूस करती है। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। ओके, ईएमएफ अगर नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक लॉ क्या हो जाता है? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज कंसिडर्ड टू बी E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। ये हमारा ईएमआई का सबसे बेस तैयार हो गया। तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, यानी हमें अगर हमने अब यूनिट वाइज अगर डिस्कशन कर लेंगे तो E यूनिट होता है वोल्ट। E का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और डी फाई अपॉन डी टी इसका यूनिट होगा वेबर पर सेकंड। ओके बेटा, यूनिट क्या बन गया? वेबर पर सेकंड। तो ये तीन लॉज हैं जिन लॉज को कहा जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब फैराडे ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अगर कहने की बात की है तो इसको पकड़ के हमें ईएमआई आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको सबको क्या करना है? आपको सबको सबसे पहले फैराडेज 3 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे के 2 लॉ और लेंज का 1 लॉ, इन सबको मिला के एक बार पूरा पढ़ लेना है और प्रॉपरली लिखना भी है हमारे नोटबुक में। ओके बेटा, तो फर्स्ट लॉ लिखेंगे, सेकंड लॉ लिखेंगे, लेंज लॉ लिखेंगे, मुझे लिख के भेजेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा, या नहीं तो आप पहले के चैप्टर्स में मिल जाएगा। और सब एक बात ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम्स के पहले ज़्यादा से ज़्यादा आज से 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। तो पढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ते हमें रहना भी है। ओके बेटा, तो तीनों लॉ लिखना है, मुझे भेजना है। ओके, तो चलिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए। हम पढ़ते रहेंगे, हम सब साथ में ही पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको क्या करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। वैसे आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड बाय।